प्रधानमंत्री की बात को कैसे? हम दुनिया का Okay. नंबर 1 इंपोर्टर ऑफ गोल्ड है, नंबर 1। और अगर हम नहीं खरीदेंगे, नहीं इंपोर्ट करेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तो सोने की कीमत नहीं जाएगी। सो पीएम साहब सही कह रहे हैं कि हम ये नहीं कह रहे कि भिखमंगे बन जाओ, नहीं, आप दुनिया की चौथी या तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति है, लेकिन जाया मत करो। इस समय स्थिति नॉर्मल नहीं है। लोगों को क्या ये सुनकर डरना है या फिर तैयारी करनी है, और वो तैयारी कैसी होनी देखिए चाहिए? सरकार अकेले क्या करे, सरकार को चुना, अब पॉलिटिशियंस का काम होता है गाली गलौज करना। अगर वेस्ट बंगाल के अंदर वहां पर किसी भी बांग्लादेशी को कोई परेशानी हुई तो फिर हम, लेकिन ये जो जमात वाले बकवास कर रहे हैं, क्योंकि ये अपने ही देश में अपना पावर जाते हुए देख रहे हैं। सब खान की तरफ से ये कहा गया कि अब हम ईस्ट की तरफ से मारेंगे और डीपर मारेंगे। जमीन खिंच गई है उनके पैरों तले, सवाल ही पैदा होता। और ये जो नया सीएम आया है, मैं तो इसको दूसरा योगी आदित्यनाथ मानता हूँ। ये साफ करेगा सर। डरने की क्या बात है, ये तो बस शुरुआत है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी देखिए क्या क्या होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। मैं हूं प्रकाश ललित और आज हमारे साथ फिर से हैं द सन ऑफ इंडिया मिस्टर दीपक वोरा सर। थैंक यू। वोरा सर को ऐसे, मतलब उनका परिचय देना मुझे इसलिए भी अच्छा लगता है क्योंकि सर सामने से हर बार, हर समय, और मुझे लगता है सोते जागते जो हर भारतीय को करना चाहिए, मैं इस भारत भूमि का हूं, इस भारत भूमि की संतान हूं, ये बार बार दीपक सर बतलाते हैं, दिखलाते हैं, कहीं कोई मौका नहीं छोड़ते। इवन ये जो बैचेज आप देखते हैं दीपक सर के ऊपर, ये इस बात की गवाही है। इसलिए मुझे लगता है कि जब भी दीपक सर आते हैं तो फिर से कैसे उनका परिचय कराएं उनसे, तो बड़ा मुश्किल रहता है मेरे लिए। दीपक सर बहुत बहुत शुक्रिया फिर से हमारे साथ आपका जुड़ने बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मौका दिया फिर से आपके साथ शरीक होने का। अभी दीपक सर, जी प्रधानमंत्री बोले हैं और चूंकि पॉलिटिकल हैं, पॉलिटिकल नेता भी हैं वो अपनी पार्टी के, तो लोग हर बात पर राजनीति का वो हिस्सा भी देखते हैं, और आपसे बेहतर इसको कोई समझाएगा नहीं मुझे लगता है। इसलिए मुझे लगा कि पहला रिएक्शन तो आपका ही होना चाहिए। उन्होंने कहा कि साल भर विदेश मत जाइए, सोना मत खरीदिए, डीजल और पेट्रोल का कम से कम इस्तेमाल करिए। हम चाहते हैं कि हमारी विदेशी मुद्रा भंडार जो है वो बची रहे। सरकार, हमें पता है कि जब पूरी दुनिया में ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे थे, भारत में ऑयल प्राइसेस नहीं बढ़े। रोजाना का करीब 2000 करोड़ का नुकसान तेल कंपनियां उठा रही। लेकिन अर्थशास्त्र के जानकार और राजनीतिक पंडितों ने कहा कि जब फायदा हो रहा था तो भी तो तेल कंपनियां उठा रही थी। और हमने देखा दीपक सर कि दुनिया भर में, इवन यूएस में, चाइना में, रशिया में, सब जगह ऑयल प्राइसेस ऊपर गई। और जब देश जिस चेहरे में अपनी उम्मीद देखता है, वो चेहरा नरेंद्र मोदी का जब ये कह रहा है कि देखो संकट है, संकट गहरा है, साल भर का संकट है, लोगों में एक तरह का पैनिक है। मैं देख रहा हूं लोग थोड़े घबरा गए हैं इस बात से। और आपको पता है ऑपोजिशन इस बात को किस तरह से लेगा। राहुल गांधी ने ट्वीट कर दिया कि भाई ये कॉम्प्रोमाइज पीएम है, और इसी वजह से ये तो होना ही था, देश बर्बाद हो चुका है, देश तबाह हो चुका है। दीपक सर, ओवर टू यू। ये पूरी कहानी को आप कैसे देखते हैं, प्रधानमंत्री की बात को कैसे? बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगता है, समझाने की कोशिश करता हूँ। अभी कुछ ही दिनों में मैं 75 साल का हो जाऊंगा, 53 साल मुझे कूटनीति में हो गए हैं। इसमें एक मजेदार चीज है सर, लेट मी टेक यू बैक। दो सिचुएशंस थी हमारे देश में, और ये मैं बांटना चाहता हूँ जो हमारे यंग लोग हैं। ये मत भूलिएगा कि वी आर ए यंग कंट्री। भारत की मीडियन एज हमेशा, जब अभी हाल ही में मैं बेलगाम में था, कर्नाटक में, तो वहां पे JIT और जैन इंटरनेशनल टूरिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे आमंत्रित किया था बातचीत के लिए। 1200 लोग थे, और मुझे उन्होंने ये बताया कि जो जैन कम्युनिटी है, ज्यादा नंबर नहीं है, बहुत कम है, लेकिन लगभग 20% का भारत का GDP ये लोग कंट्रोल करते हैं। वेरी हार्ड वर्किंग, बहुत ईमानदार लोग हैं, वंडरफुल उनके साथ जो मैं रहा। फिर उनसे बातचीत कर रही थी, यही जो आपने बताया कि पीएम साहब ने जो अपील की है, और उन्होंने एक निर्णय लिया है कि जो ये कह रहा है हम वो करेंगे। अब मैं दो चीजें आपको बताना चाहता हूं सर।
65 में हमारा जंग हुआ था जिहादिस्तान के साथ, हम पर हमला किया गया था, आपको याद होगा। ताशकंद में फिर वो मध्यस्थता की थी सोवियत संघ ने और सीज फायर हो गया था। 66, 67 और 65 में भी वर्षा नहीं हुई थी सर, भारत में अकाल था सर। मेरी माँ भारती फटी हुई थी, नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, खाने को नहीं था सर उस समय। उसी टाइम पे ये सारे रिस्ट्रिक्शंस आए, राशन कार्ड बने, ये बने, उससे पहले नहीं थे सर। हालत हमारी बहुत खराब थी, मैं स्कूल में पढ़ता था। तो हमारे उस समय की प्रधानमंत्री अमेरिका गई थी अनाज मांगने, और अमेरिका का राष्ट्रपति उस समय होता था लिंडन जॉनसन, टेक्सास का था वो। ये बड़े लाउड माउथ, बड़े बदतमीज लोग होते हैं, वैसे सारे अमेरिकन परवाह नहीं करते। तो उसको कहते हैं कि आप भीख मांगने आई हैं। ऐसा नहीं कहते टाइगर लोग, किसी भी देश के लीडर से ये ये क्या नहीं कहते सीधा कि आप सीधा 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 मिसेस सीधा गांधी सीधा को कहा कि स्ट्रेट आप स्ट्रेट भीख मांगने आई हैं? स्ट्रेट, हैव यू कम टू बेग। और उन्होंने वापस आके, ये लिखा हुआ है सर, बहुत से लोगों ने लिखा है, और वापस आके उन्होंने कहा कि अब भारत कभी भीख नहीं मांगेगा, मेरा अपमान किया गया है। उसके बाद उन्होंने फिर कुछ कदम उठाए, हरी क्रांति आई एटसेट्रा। हमसे ये, जब उनसे पहले शास्त्री जी थे, उस समय ये समस्या शुरू हो चुकी थी। आपको पता है कि जो रूस ने, संयुक्त सोवियत संघ ने मध्यस्थता की थी, शास्त्री जी का निधन वहीं हो गया था। उन्होंने पहले ही कह दिया था कि मैं देख रहा हूं कि गंभीर स्थिति आ रही है, सोमवार को मत खाइएगा, अनाज बचाइए। और ललित सर, अभी भी मेरी आत्मा कांपती है। 66, 67, 2 साल में 104 सोमवार होते हैं सर। मैं भूखा सोया हूं सर 104 दिन। बहुत तकलीफ होती थी सर, बहुत बहुत दुख होता था। ये नहीं कि पैसे नहीं थे घर में, लेकिन ये जुनून था कि आपातकालीन स्थिति है, जो मैं कर सकता हूं अपने देश के लिए वो करूंगा। क्योंकि उससे पहले एक किसी नेता ने, अमेरिका के थे, तो उन्होंने एक चीज कही थी जो मेरी आत्मा में कितने गड़ गई थी। उन्होंने कहा, ये मत पूछो कि आपका देश आपके लिए क्या कर रहा है, ये पूछो कि मैं अपने देश के लिए क्या कर रहा हूं। क्योंकि देश से बड़ी तो कोई चीज होती नहीं है। भारत को हम माँ कहते हैं ना सर, माँ की तो काफी संतान होती है, संतान की तो एक ही माँ होती है, और हमारी परंपरा नहीं है माँ से बगावत करना। ये मैंने देखा है सर 66, 67 में हरी क्रांति आई, सोमवार को हमने नहीं खाया, और फिर 71, 72 तक हमारी आर्थिक व्यवस्था काफी मजबूत हो गई थी। आज स्थिति ऐसी है सर, ऐसी स्थिति है कि अगर कल, और ये मैं बड़े सोच समझ के कह रहा हूं, ये सरकार की वेबसाइट से लिए हुए फिगर्स हैं, अगर कल सारी दुनिया में कृषि ठप हो जाए, सारी दुनिया में एक भी चावल का दाना या एक भी गेहूं का स्टॉक ना बने, तब भी भारत के पास आज इतना स्टॉक है कि साल भर से ज्यादा हम पूरी दुनिया को खिला सकते हैं। ये हमारी ताकत है आज। कहाँ हम भीख मांगते थे, कहाँ। और यही 66, 67 में राशन कार्ड की शुरुआत हुई। शादी में 25 से ज्यादा लोग मत बुलाइए सर। डेली मिल्क स्कीम की टोकन नोट शुरू हो गए, इतना दूध मिलेगा, इतना दूध मिलेगा। और गर्मियों में मिठाई नहीं बनती थी। We went through a very difficult time सर, मुझे याद है। उसके बाद क्या होता है सर, मैं दूसरे लेवल पे आता हूँ। 91 सोवियत संघ टूटा, हमारा बहुत मजबूत दोस्त था। हमारी आर्थिक व्यवस्था फिर बहुत कमजोर हो गई थी सर। एक तो ऑयल प्राइस शॉक आया था 74 में, उसके बाद 73 में, उसके बाद फिर बढ़ती गई तेल की कीमतें। तो 80s का दशक जो था, उसमें दुनिया में उथल पुथल हो रही थी, और हमने देखा कि हमारी विदेशी मुद्रा
ललित साहब, $1 बिलियन से कम हो गई। बिलियन में 9 शून्य होते हैं। उस समय चंद्रशेखर थे प्रधानमंत्री देश के, इंटरिम प्राइम मिनिस्टर एक तरह से। तो किसी ने फिर ये सुझाव दिया कि इतना सारा सोना है भारत के पास, क्यों ना उसका प्रयोग किया जाए। क्योंकि हमने अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से शायद $600 मिलियन का ऋण मांगा था। हम लोन लेना चाहते थे कि कुछ इसेंशियल इंपोर्ट्स हम करना चाहते थे अपने इंडस्ट्री के लिए। तो फिर उन्होंने कहा कि बैंक ऑफ इंग्लैंड और स्विस बैंक, इन दोनों में आप अपना सोना गिरवी रख दीजिए। और मैं जिनके साथ काम करता था उस वक्त साहब, हम लोगों ने कई टन अपना सोना, अब मुझे फिगर याद नहीं है, 150 है 160 है, जितना भी था सोना हमने गिरवी रखा था। जिनके साथ मैं काम करता था ललित साहब, मैं उनके कमरे में गया, मैंने कहा मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ। वो मेरी मिनिस्ट्री के बाहर एक थे, बहुत वेरी वेल एस्टैब्लिश पर्सन। तो उन्होंने कहा क्यों दीपक? मैंने कहा सर मैं नहीं काम करूंगा, मेरा दिल तोड़ गया है, हम पे कोई भरोसा नहीं करता, मुझे सोना गिरवी रखना है। तो उसने अपना हाथ मेरे कंधे पर रख के कहा ये भी गुजर जाएगा, भरोसा करो अपने आप पर, अपने देश पर। सो आई कंटिन्यू टू वर्क। हमने सोना गिरवी रखा। बड़ी मजेदार कहानी है। हमारे जहाज गए एयरपोर्ट, हमारे ट्रक गए एयरपोर्ट पे, जहाजों से सोना भेजा, फिर हमें वो पैसे मिल गए और बहुत जल्दी हमने वो पैसे लौटा भी दिए। अब 2 साल हुए हैं सर, मजेदार चीज सुनिए। 2 साल हुए हैं तो 100 टन हमारा सोना उस टाइम से बैंक ऑफ इंग्लैंड में पड़ा हुआ था हमारा। मैं कहना 160-170 टन हमने सोना अपना गिरवी रखा था। और गिरवी रखना तो हमारी परंपरा नहीं, हमें बहुत बुरा लगता है सर जब कोई चीज अपनी गिरवी रखनी पड़ती है। तो 100 टन सोना 2024 में हम वापस लेके आए बैंक ऑफ इंग्लैंड। मुझे याद है कि मैं मजाक में एक फॉर्मर सीनियर ऑफिशियल रिजर्व बैंक से बात कर रहा था। मैंने कहा टाइगर यार, तुमने 30 साल वहां क्यों गिरवी रखा हुआ था? तो वो भी मजाक कर रहा, कहता यार हमारे पास जगह नहीं थी रखने की। मैं कहा यार मेरे घर में रख देता, ये कौन सी बड़ी बात है, 100 टन मैं तुम्हें एक कमरा दे देता, वहां रख देता। मजाक कर रहे थे हम लोग आपस में। वो सोना हम वापस ले आए। अब मैं आपको बताता हूं आज की स्थिति क्या है सर, और इसमें भी इस प्रधानमंत्री का बहुत रोल रहा है। वेरी क्लेवर, इज वेरी शार्प। हम लोग चुपचाप से सोना खरीदते रहे हैं। सऊदी अरेबिया ने कुछ अपना सोना बेचा, यूएई ने बेचा, कुछ और देशों ने, हमने चुपचाप से शोर मचाए बिना हम खरीदते रहे। शोर मचाएंगे कि हम खरीदें तो कीमतें एकदम बढ़ जाती हैं, तो चुपचाप से हम खरीदते रहे। अब स्थिति यह है कि सरकार के पास, आपकी और मेरी सरकार के पास 1000 टन के लगभग, तो उससे थोड़ा सा कम सोना है, गोल्ड होल्डिंग्स जिसे कहते हैं, रिजर्व बैंक के पास 1000 टन। यू नो ललित सर, हमारी बेटियों के पास 35,000 टन है। दुनिया में सबसे ज्यादा सोना भारत की औरतों के पास है। हाँ, उसका कोई हिसाब किताब ही नहीं है। वो प्राइवेटली हेल्ड गोल्ड है ना, प्राइवेट। अब ये सोने की दूसरी पे जो मैं बता रहा था, मैंने ये स्थिति भी देखी है। अब तो खैर फॉरेन एक्सचेंज फिर जो $1 बिलियन से कम थी, फिर 700, 750, 800 चली गई। अब हम लोग जो कर रहे हैं, जो आप मुझसे बेहतर जानते हैं, कि हम लोगों को क्योंकि तेल की कीमतें बढ़ गई और हमने बढ़ाई नहीं, तो जो ऑयल कंपनीज है उन पे प्रेशर पड़ रहा है। और ऑयल की पेमेंट हम लोग रुपए में नहीं कर रहे हैं सर, डॉलर देने पड़ते हैं, तो फिर आपकी फॉरेन एक्सचेंज होल्डिंग्स कम हो गई। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूँ सर। जब मैं मलेशिया गया था अपनी पोस्टिंग पर 94 to 97, तो बहुत से भारतीय मूल के लोग वहां काम करते थे, एक्सपर्ट्स। और एक मुद्दा हमेशा हमसे उठाते थे कि ये मलेशियंस वीजा देने में बड़ा तंग करते हैं। वो मलेशियन भी अपने आप को बड़े खुदा समझते थे उस समय, कि सारी दुनिया मलेशिया में काम करने के लिए आ रही, क्योंकि उनकी इकोनॉमी ठीक चल रही थी, काफी ग्रो कर रहे थे। वीजा में बहुत तंग करते थे, चाहे को वहां पे एक्सपैट्रिएट भारतीय मूल का काम कर रहा हो, मम्मी डैडी आना चाहते हैं, जन्मदिन है, कुछ भी है, बहुत तंग करते हैं। कई बार मुझे इंटरवीन करना पड़ा था, भाई वीजा दे दो। यहां तक कि भारत के बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे सर, कहानी सुनने वाली है,
उनके ऑफिस से मुझे फोन आया कि वो वहां आना चाहते हैं। तो जो उनका दूतावास था दिल्ली में, कहता है उसको यहाँ आके इंटरव्यू देनी पड़ेगी। फिर मैं उनके विदेश मंत्रालय में गया कुआलालंपुर। मैंने कहा आप जानते हैं जितना आपका जीडीपी है उसका आधा इस आदमी के अकेले का है, इसको बोल रहे हो इंटरव्यू के लिए आए, शर्म नहीं आती है आप लोगों को? कहता है वो हमारे आदमियों को पता नहीं। अगर मैं कहा पता नहीं तो बाहर निकालो नौकरी से। अगर तुम्हें पता नहीं है कि भारत के करोड़पति अरबपति कौन है तो गेट आउट। खैर उसके बाद सही हो गए। फिर उन्होंने देखा एक जमाना आया जब उनको पता लगा कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री स्विट्जरलैंड जाती है, तो आपको भी पता है, शूटिंग करने के लिए। फिर उन्होंने सिंगापुर जाना शुरू कर दिया, क्योंकि सिंगापुर की सरकार बोली आओ यार फिल्में बनाओ, वीजा वीजा की परवाह मत करो। अब मलेशियंस को समझ आया ये क्या हो रहा है, मलेशिया इस्लामिक देश। फिर हुआ उनका एक मंत्री आया, बॉम्बे गया, ये सब मुझे मालूम है। बॉम्बे जाके फिल्म वालों से मिला, कहते जी आप आओ ना हमारे यहाँ बनाइए फिल्म, क्योंकि बहुत पैसा लगता है ना फिल्म से विदेशी मुद्रा में। तो हमारे कुछ फिल्म प्रोड्यूसर्स वगैरह मेरे भी मित्र, उन्होंने कहा देखिए आप वीजा तो देते हैं। कहता क्या वीजा, मैं घर आके दूंगा वीजा आपके, आप लोगों को वीजा की फिर फिक्र मत, क्योंकि समझ आ गया कि पैसा बहुत है अब इनके पास खर्च करने को। फिर उसके बाद मलेशिया की आर्थिक व्यवस्था भंग हो गई 96-97 में। फिर उनको होश आया। सर ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये 2-3 किस्से, ये इसलिए कि जब हम एक इकट्ठे हो जाते हैं और पूरा देश, कहते हैं ना, ये सारा ब्रह्मांड कांपता है जब 140 करोड़ भारतवासी तिरंगे के पीछे निकल जाते हैं। तो ये पता नहीं टिंग 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 क्या हो रहा है। एनीवे, तो मैंने देखा है सर, जब हम इकट्ठे होते हैं, एक हमारा कॉमन लक्ष्य होता है, तो फिर हम ये क्या बोल रहा है बार बार, कि मेरी तरफ कुछ प्रॉब्लम होगी, तो उस वक्त हम देखते हैं कि देश एकजुट हो जाता है। अब पीएम साहब ने जब ये पहली बार आए थे, इन्होंने यही कहा था कि कितनी खूबसूरत स्थान है भारत में। ये कंटिन्यूटी देखिए, उन्होंने कहा था कम से कम 5 जगह या 15 जगह भारत के अंदर जाके देखिए। ललित सर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, ये मैं अक्सर जहां मैं गया था बेलगाम में, मैंने पूछा, कर्नाटक में मैंने बहुत से लोगों से पूछा वहां पे कि आपको पता है कि राजा मार्तंड वर्मा कौन था? बोले नहीं, क्योंकि आपका इतिहास नॉर्थ इंडिया का है। अकबर का बाप बीरबल, बीरबल का बेटा औरंगजेब, औरंगजेब का बाप, यहाँ आप मैंने सब में वही पढ़ा है। मैं कहा राजा मार्तंड वर्मा ट्रैवनकोर का राजा था, जिसको स्पाइस कोस्ट कहते हैं केरला का। और वो ठोकता था अपने छोटे मोटे जो उसके चमचे थे इनको हड़प कर जाता था। उस समय डच की हुकूमत थी सिलोन में। तो उन्होंने संदेश भेजा राजा मार्तंड वर्मा को, टाइगर ये मत करे, हम तेरे को मारेंगे। उसने कहा तुम आओ तो सही, पहले तुमको ठोकूंगा फिर तुम्हारे देश को ठोकूंगा। उन्होंने फौज भेजी अपनी, और मार मार के राजा मार्तंड वर्मा की सेना ने, कोलाचैल उस जगह का नाम है, 17वीं शताब्दी में जंग हुआ, मार मार के उनका भरता बना दिया। और फिर उनका जो कमांडर था डच का, वो अपनी नौकरी छोड़ के वहां पे भाग गया इसकी तरफ, वो भी दल बदलू बन गया। उसने कहा कि मैं आपकी सेवा करूंगा। ये पहली बार था कि एक भारतीय सेना ने विदेशी यूरोपियन सेना को ठोका था, लेकिन हमको कोई बताता नहीं है ना ये सर। ब्रिटिश जिन्होंने हिस्ट्री लिखी थी, हम ये क्यों बताएंगे कि आपने एक गोरी सेना को ठोका था? तो बहुत थे ऐसे, रानी अबक्का चाउटा फॉर एग्जाम्पल, कर्नाटका की क्वीन, वॉरियर क्वीन, पोर्चुगीज से 40 साल लड़ी, 40 साल। फिर उसके पति ने उसके साथ धोखा किया, पोर्चुगीज ने उसको गिरफ्तार किया और शहीद हो गई, लड़ते हुए भागने की कोशिश कर रही थी। ये बदमाशियां बहुत की हैं लोगों ने, गोरों ने। नाउ दीज आर द थिंग्स जो हम अब कोशिश, जहां भी मैं जाता हूं मैं लोगों से कहता हूं, और सारी अब बहुत से लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं, यार भारत का इतिहास विंध्या के दक्षिण में भी है। विंध्या तो वो बैरियर था, वो पहाड़ था। अगर इस्लामिक रूल वहां चला जाता सर, तो ये जितने आपके खूबसूरत मंदिर हैं वहां पर, ये सब खत्म हो जाते हैं। सोमनाथ मंदिर का तो आप भारत जानते ही के हैं। दक्षिण तक तो कभी वो जा ही नहीं सके, और दैट्स व्हाट आई इसीलिए सेड। दक्षिण आज तक संरक्षित है। देखिए, और ये सोमनाथ में क्या हुआ था, हर बार हमने दोबारा बनाया उसको। यानी सनातन में इतनी ताकत है, रेजिलियंस है कि आप तोड़ दो हम फिर बनाएंगे। तो सर मेरा ये मानना है, आप जो पीएम साहब कह रहे हैं कि हम सब विदेशी मुद्रा बचाएं, बीच में बहुत सारी थी हमारे पास, है अभी भी, कंफर्टेबल है, लेकिन ये कंफर्ट कितनी देर चलेगा? एक तो टाइम था सर जब मैं अपनी पहली पोस्टिंग पे गया था, ललित सर आपको हंसी आएगी, मुझे परमिशन लेनी थी जब मैं पहली बार 75 में गया, $12 अलाउड थे मेरे को विदेशी मुद्रा में।
$12। उसके लिए भी रिजर्व बैंक से परमिशन लेनी पड़ती थी कि भाई ये थर्ड सेक्रेटरी जा रहा है पहली पोस्टिंग पे, विदेश सेवा का सदस्य है, एटसेट्रा। अब तो खैर कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई बीच में। तो जैसे ही मैंने ये सारे बदलते हालात देखे हैं, लेकिन जब फिर गंभीर स्थिति उत्पन्न होती है, आप कीमतें भी देख रहे हैं भारत में उतनी नहीं बढ़ रही है, क्योंकि अगर तेल की कीमतें बढ़ेंगी तो उसका फिर ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है हर चीज पे। एक चीज जैसे मतलब चूंकि प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि भाई 1 साल के लिए घर में शादी ब्याह है, सोना मत खरीदिए। ये सोने की खरीद का और देश की विदेशी मुद्रा का क्या संबंध है? क्योंकि सामान्य भाषा में जरा दर्शकों को आप लोग सोना लाते समझाइए। कहाँ से हैं? आप सोना लाते कहाँ से हैं? इतना उत्पादन तो भारत में है नहीं, विदेशों से खरीदते हैं, दुबई से। एक टाइम था दुबई की पूरी आर्थिक व्यवस्था भारत के सोने की भूख के ऊपर चलती थी। हम लोग कस्टम्स ऑफिसर्स को पोस्ट करते थे पता लगाने के लिए, और ये दाऊद इब्राहिम शिब्राहिम तो बहुत बड़े गोल्ड स्मगलर्स थे, क्योंकि फर्क था ना कीमत में। फिर जब हमने कीमत भारत में कम की और टैक्स वैक्स हटा दिए, तो फिर एकदम से वहां से सोने का इंपोर्ट बंद हो गया। अभी भी लोग कहते हैं कि आप सोने की कीमतें कम करो। बेसिकली प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि आप क्यों इतनी भूख क्यों है सोने की, कम कर दीजिए। सोने की बिना भी शादी हो सकती है। अब मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन आज से 49 साल पहले जब मेरी पत्नी और हमने विवाह किया था, तो मेरे फादर ने उनसे एक ही चीज कही थी कि जो कपड़े आपने पहने हुए हैं वो पहन के आइए और कुछ मत लाइए, बाकी हम सब यहाँ देंगे, जो ज्वेलरी है ये है वो हम देंगे, आपको कुछ लाने की जरूरत नहीं है। सो ये चीजें सर होते थे कुछ लोग उस विचार के। अब मैं देख रहा हूँ कि बहुत से लोग हम लोग सब गाली देते हैं ये लिव इन सिस्टम जो चल रहा है आजकल, एक शादी नहीं हुई तो साथ रहते हैं, उसमें कोई डाउरी की बात नहीं चलती है। उसका एक अनइंटेंडेड इम्पैक्ट, अच्छी बात है बुरी बात है मैं नहीं कह रहा, लेकिन डाउरी उसमें नहीं होती, सोने वोने की डिमांड नहीं होती, सब लोग जैसा चाहे वैसे रहते हैं। तो ये जो मैंने चीजें देखी हैं, चाहे अनाज के मामले में हो, चाहे गोल्ड के मामले में हो, चाहे मुद्रा, विदेशी मुद्रा, क्योंकि विदेशी मुद्रा हम खर्च करते हैं जब हम सोना इंपोर्ट करते हैं। हम दुनिया का नंबर 1 इंपोर्टर ऑफ गोल्ड है, नंबर 1। और अगर हम नहीं खरीदेंगे, नहीं इंपोर्ट करेंगे, तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में तो सोने की कीमत गिर जाएगी। दुबई तो बना था भारत की सोने की भूख पर, लाओ गोल्ड लाओ गोल्ड। तो ये पीएम साहब कह रहे हैं बिल्कुल सही है। दूसरा, जब हम विदेश जाते हैं, ये मैं आपको अपनी तरफ से बता देता हूं, हम लोग बहुत पैसा खर्च करते हैं सर। आपको पता है कि मैंने देखा है कि पिछले साल फॉर एग्जांपल मैं हाँ, अमेरिका उन्होंने गया था। कहा कि हो सके तो विदेश यात्राएं भी मत करिए। मत राहुल गांधी इसका मजाक उड़ा रहे हैं कि करने दीजिए कमजोर ना, प्रधानमंत्री है, कॉम्प्रोमाइज पीएम है। हाँ, खुद ही तो वो मजाक है ना, वो आदमी जो जिसका नाम लिया आपने। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि सर पिछले साल मैं अमेरिका गया था, तो जो मेरी टिकट थी मान लीजिए एक्स अमाउंट की, इस साल अगर मैं जाता, हम लोग चेक कर रहे थे तो वो 1.8x हो गया है, 80% बढ़ गया कीमत उसकी। अब वो पैसा हम खर्च करते हैं, और ये मत समझो कि हम रुपए में दे रहे हैं सर। अगर जो भी एयरलाइंस है वो तो फिर ट्रांसफर करती है ना पैसा, वो रुपए लेके क्या करेगा, वो फिर डॉलर लेता है। आप किसी विदेशी एयरलाइन में जा रहे हो, वो बाहर पैसे भेजेगा। ये सारी चीजें जो है, इसीलिए उन्होंने कहा मत जाइए भारत में। कहते हैं 15 स्थान तो देखिए इस जिंदगी में, इतनी खूब। आपको याद है कि जब वो गए थे लक्षद्वीप, उन्होंने कहा था कितनी खूबसूरत जगह है वो, मुइज़ू फुइज़ूम, मालदीव्स वाले को आग लग गई थी, बाद में तो लाइन पे आ गया था। सो पीएम साहब सही कह रहे हैं कि हम ये नहीं कह रहे कि भिखमंगे बन जाओ, नहीं, आप दुनिया की चौथी या तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति है, लेकिन जाया मत करो। इस समय स्थिति नॉर्मल नहीं है सर उन्होंने जो कहा है, आ रहे संकट को या भविष्य के संकट से कैसे हम निपटेंगे, चूंकि तेल का प्रोड्यूसर तो भारत है नहीं, हम मंगवाते हैं, और वो संकट है हॉर्मुज में, और वो लंबा चलेगा, क्योंकि अब जो प्रोडक्शन यूनिट्स थी, ऑयल डिपोट्स थे, उन पर ही हमले हुए हैं, तो सप्लाई चेन फिर से नॉर्मलाइज होने में समय जाएगा, ये लोग समझेंगे। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि क्या ये केवल इतना है कि आ रहे संकट के लिए हमको तैयार होना है और मजबूत होना है, या फिर एक बड़ी तस्वीर है जो प्रधानमंत्री ने देश को दिखाई है, जहां हम और भी परेशान, त्रस्त, बेकार, बर्बाद हो सकते हैं। लोगों सवाल नहीं को पैदा क्या होगा। कितना डरना है, लोगों को क्या ये सुनकर डरना है, या फिर तैयारी करनी है, और वो तैयारी कैसी होनी देखिए चाहिए? सर,
मैं आपको अब मालूम है कि मैं डिप्लोमेट हूँ और मैं चाणक्य की संतान हूँ। उनकी पुस्तक एक बार आपको फिर दिखा देता हूँ। ये देखिए चाणक्य नीति, ये तो मेरे टेबल पे रहती है। हर रोज एक वर्ष पढ़ता हूँ, इसका याद करता हूँ, दोबारा पढ़ता हूँ, याद करने की कोशिश करता हूँ। उसने यही कहा है कि अगर आप जंग के लिए तैयार नहीं हैं तो फिर जंग मत लड़िए। मतलब कहने का वो जंग, फिजिकल जंग की बात नहीं कर रहे कि फौजें लेके जाओ, किसी भी स्थिति के साथ निपटने के लिए आप तैयार नहीं है। अंग्रेजी में कहावत है, वेल बिगन इज हाफ डन। अगर आप तैयार हैं, आपने अच्छी शुरुआत की, तो आधा जंग तो आप उसी वक्त जीत गए। वेल बिगन इज हाफ डन। तो ये होता है कि कॉन्स्टेंटली आपको तैयार रहना पड़ता है। और आज की हमारी दुनिया में बहुत वोलेटिलिटी है ना, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। सो प्राइम मिनिस्टर ने डराने के लिए नहीं की, उनका अगर आप टोन देखेंगे, टेनर देखेंगे, उन्होंने सबसे कहा है कि पहले भी जब भारत पर दिक्कत आई थी तो पूरी जनता इकट्ठी हुई थी। सब 62 में जब जंग हुआ था, मुझे याद है सर, चीन के साथ हमारी आर्थिक व्यवस्था बड़ी कमजोर थी, लेकिन हमारी औरतों ने, वो ट्रक आते थे सर सोना लेने के लिए, औरतों ने अपनी चूड़ियां, मेरी मदर ने भी चूड़ियां उतार के डाल दी कि ले जाइए। यानी जब हमारे अंदर वो भावना है राष्ट्रवाद की, पीएम साहब उसी को जगा रहे हैं कि देखिए इस समय सिचुएशन नॉर्मल नहीं है, 1 साल के लिए मत कर, उसके बाद सिचुएशन ठीक हो जाएगी। 1 साल क्यों बोला? क्योंकि मुझे भी लगता है 1 साल के बाद स्थिति सामान्य बहुत हद तक हो जाएगी। 1 साल से पहले जो आपने बिल्कुल सही कहा कि हमने सारा जो सप्लाई चेन्स टूट गई हैं, उनको वापस बनाना तो 10 दिन का काम तो है नहीं ना सर, उसमें बहुत टाइम लगता है। सो यही पीएम साहब ने बात की है। मेरा मानना है जो जो मुद्दे उन्होंने कहे हैं, जो कुछ उन्होंने कहा है, उसके बहुत गहरे मायने हैं कि अब टाइम आ गया है। सर हम लोग इधर होते थे, आप सुनेंगे सर, अब हम यहाँ पहुंच गए हैं, 2047 तक यहाँ पहुंचना है, यहाँ से 47 2026 तक यहाँ पहुंच गए। अब अगले 21 साल में यहाँ पहुंचने के लिए फिर से वही चीज हमको करनी पड़ेगी। सारा देश इकट्ठा होकर चलेगा और बहुत जल्द 2047 से पहले विकसित भारत आ जाएगा अगर हम सब मिलकर ये काम करें। सो दिस इज हिज मैसेज। वो जगा रहे थे वो फीलिंग। कई बार हम देखते हैं सब कुछ आसानी से मिलता है। सर व्हेन माय फादर रिटायर्ड, एम्बेसडर गाड़ी याद है आपको सर? एम्बेसडर गाड़ियां मिलती थी भारत में, कार, 12 हाँ साल की हाँ बुकिंग, हाँ। 12 साल की बुकिंग थी एम्बेसडर गाड़ी खरीदे। 12 भारत था साल, ना। 14, हाँ, और 14 साल के लिए अगर आपको वो लैंडलाइन, मोबाइल तो भूल जाओ, वो घुमाने वाले फोन नहीं होते थे पुराने जमाने में, आपको याद होगा बचपन का। 12 साल उसका इंतजार करना पड़ता था। 12 साल अप्लाई करो, 12 साल के बाद होता था। सर मैं उस वाले फोन से कभी फोन तो नहीं कर सका, लेकिन मेरे नाना जी के यहाँ वो रिसीवर ऐसे ही रखा हुआ था, तो हाँ मैं हाँ। जब भी जाता था तो उनमें ऐसे हाथ डाल के उनको नचाया करता था। वो आवाज बहुत शानदार आते थे उससे। 100%। और फिर एक दूसरा होता था, वो ईयर पीस अलग होता था और माउथ पीस अलग होता था, 2 होते थे हाँ। इसके। आपको ये भी याद होगा सर, वो भी बहुत मजेदार थे। मैंने बहुत ढूंढा, वो मुझे मिला नहीं। मैं चाहता हूँ मेरा कौन से बात करूं, बचपन की यादें हैं सर। सो इसमें कितना मजा आता था। सर ये जो इन्होंने पीएम साहब ने बात की है ना, ही हैज अपील्ड कि आपकी राष्ट्रवाद, ये पॉलिटिशियंस को, इसमें पॉलिटिक्स की क्या बात है? जब कोई कहता है कि देश को मजबूत करना है, हाँ जी ये अरे क्या पॉलिटिक्स है यार। एक चीज बता दूं, मुझे कई लोगों ने कहा, विदेशी मेरे अच्छा मित्र एक हैं, चीज कि बताइए, नहीं सर, लेट किसी मी अच्छे कंप्लीट दिस, मैं भूल पॉलिटिशियन ना को। जाऊं, जी। मैं भूल ना जाऊं। उन्होंने मुझसे ये कहा है कि नरेंद्र मोदी पॉलिटिशियन नहीं है, वो स्टेट्समैन है। मुझे सुन के बड़ा अच्छा लगता है। आजकल अगर आप किसी से कहें ना ये पॉलिटिशियन है, वो गाली की तरह होता है, ये पॉलिटिशियन है। लेकिन तो स्टेट्समैनशिप वो अलग जैसे बात है। सामने से आपको कोरोना का समय याद होगा, जब हाँ, प्रधानमंत्री ने बिल्कुल। कहा कि आप अपने घरों में बंद हो जाइए, लोग बंद हो गए। इतने बड़े देश को, 150 करोड़ की आबादी को आपने कहा घरों में बंद रहिए, लोग बंद हो गए, लॉकडाउन हो गया। हमारे आपके पैसे के लिए, अपनी कमाई के लिए आदमी नोटबंदी में उनकी एक कहने पर लोग अपनी कमाई के लिए बैंकों की लाइन में लगे। प्रधानमंत्री जो अब कह रहे हैं, तो चूंकि बार बार चूंकि एक राजनेता है तो लोग ये पूछेंगे, अपोजिशन का वार भी आएगा उन पर। एक आम जो नागरिक है, जो कहीं हमारा ये इंटरव्यू आपको सुन रहा होगा,
कि देश के प्रधानमंत्री का जो ये संदेश है, इसको कैसे लेना चाहिए? क्या हम मैं बहुत बता बड़ी देता हूँ। मुसीबत में हैं, नहीं, बहुत बड़े संकट में हैं, हम हम बर्बाद संकट, होने वाले हैं, अरे आम आदमी का सब कुछ लुट जाएगा, सब कुछ चलिए चलिए बर्बाद हो चलिए चलिए जाएगा? चलिए। अच्छा सर, अब आपने मुझे भड़काया है तो अब मुझे बोलना पड़ेगा। नहीं, 48 नहीं। में, 49 में, मैं बताता हूँ सर, सुनिएगा। 48 49 में मैं आपको बताता हूँ, जरा मैं वो खोल रहा हूँ अपना प्रेजेंटेशन अभी जो मैंने किया है। उस समय सर क्या लोग, क्या विदेशी लोग, क्योंकि हम आजाद हुए थे, ज्यादा समय नहीं हुआ था, तो वो क्या कहते थे भारत के बारे में सर? आप देखिएगा इसको, मैं बताता हूँ, मैंने इसको काफी स्टडी किया है। पता छवि हमारी क्या थी सर? सुन रहे हैं आप हाँ, हाँ, सुन सर? रहा हूँ, हाँ, सुन एक रहा हूँ सर। गरीब देश, हाँ गरीब, बहुत लोग हैं, गुलाम हैं, टेक्नोलॉजी नहीं है, आत्मसम्मान नहीं है, भूखे मरते हैं, आत्मविश्वास नहीं है, भ्रष्ट हैं, और धर्म और एथनिसिटी के नाम पे भिड़ते हैं, और ये देश टूट जाएगा। सर ये 47, 48, 49 में विचार थे। अब 2026 है, हम अभी तक एक देश है, अभी तक डेमोक्रेटिक है। इसलिए नहीं कि उनको झूठा साबित किया है सर, आई मीन दिस। करोड़ों लोग आपका प्रोग्राम देखते हैं, ये हमारे लिए एक एक्ट ऑफ डिफायंस है। तुमने कहा था हम नपुंसक हैं, दिखाते हैं तेरे को। ये है आज का भारत। अब देखिए जो मैंने शर्ट जैकेट पहनी है, भारत 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 हर जगह लिखा हुआ है। इसकी भी कहानी बताता हूं। मुंबई में एक स्टार्टअप है, इस लड़की ने शुरू की है, और कंपनी का नाम है लव, LUV, माई इंडिया। तो मैंने उनसे पूछा कि आप कि ये जैकेट बनाती है, साड़ी बनाती है, ब्लाउज बनाती है, स्कार्फ बनाती है। मैंने कहा आप, और इसके नीचे मैंने एक कमीज भी खोली, पहन के दिखाता हूँ, ये भी सब हर जगह भारत 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 इंडिया लिखा हुआ है। तो मैंने पूछा कैसे बिकती है? कहती है 30-40% हर महीने ज्यादा मेरे ऑर्डर्स आते हैं। मैंने कहा वो क्यों? तो कहती है आज हर भारतवासी यहाँ कंधे पर पहनना चाहता है, मैं भारतीय हूँ। सर ये अब आत्मविश्वास आ रहा है। रामायण का मैंने पता नहीं आपको कभी बताया कि नहीं, जब हनुमान, भगवान श्री हनुमान नहीं ढूंढ पा रहे थे सीता माँ को, डिप्रेशन में चले गए थे। ये अफसाना नहीं है, ये तो हमारा इतिहास है। डिप्रेशन में गए, फिर क्या हुआ? खाना पीना बंद कर दिया, कमजोर हो गए। फिर वो भालू ने आकर कहा अपनी ताकत याद कर, अपना जुनून, ये तो सूरज को निकल गया था। फिर हनुमान को ये अपनी ताकत याद आई, एक छलांग लगाई, पहुंच गए, और सीता माँ को ढूंढ के फिर वापस आए। आज हमारा, फिर आपको ये भी तो पता है ना, जो PM साहब ने एक बार कहा था, मेरा ख्याल बालाकोट के बाद, हमारा सिद्धांत है कि हम मारेंगे घर में घुस के। याद है आपको सर? और मैं बड़ा परेशान था कि हम कहाँ से घर में घुस के मारते थे। हम तो कहते थे यहाँ तमाचा मारा हुआ तो यहाँ भी मार ले भाई, पेट में लात मारता है। फिर हम तो गांधीवादी थे। फिर किसी महात्मा ने मुझे बताया कि जब भगवान श्री हनुमान ने सब कुछ कर लिया, आखिरी चीज उन्होंने क्या की थी? मैंने कहा महल को आग लगा के वापस आ गए थे। तो मैंने देखा हजारों साल पहले हमने घर में घुस के मारा था। तब मुझे समझ आया कि साहब किस चीज का जिक्र कर रहे हैं। तो आज हमारे जीवन में मैं नरेंद्र मोदी को जामवंत मानता हूं। इसने भारत को उनकी, हमारी ताकत याद करा दी है। और सर मैं सच कह रहा हूं, मैं डिप्लोमेट हूं, राजदूत हूं, कई बार नेगोशिएशन में मैं भाग लेता हूं। जो PM साहब ने कहा था, आंख झुका के नहीं, आंख उठा के नहीं, आंख से आंख मिला के बात करते हैं। आज हमारी इज्जत है सर, क्योंकि ये ताकत है। तो PM साहब यही बता रहे हैं कि आप लोग भारत को यहां तक लाए, अब उस ताकत को कमजोर मत होने दो। इसके ये मायने हैं, बी रेडी। हाँ, अगर कुर्बानी देनी है देंगे, क्योंकि हम भारतवासी हैं सर, हम सबका एक ही सपना है। यू नो सर, अगर मैंने दो, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना 2047, आप पढ़ पा रहे हैं सर? हाँ, हाँ। विकसित देश बनेंगे, विकसित भारत बनेंगे। अब सर मैं 96 साल का हो जाऊंगा, अब मैं तो रुकूंगा नहीं तब तक। मैं तो विकसित भारत से कहता हूँ यार तू जल्दी आ, मैं देखना चाहता हूँ। तो इसलिए मैं गाना गाता हूँ उसके लिए, बॉलीवुड वाला, झलक दिखला जा एक बार, आजा आजा आजा, तो दिखा तो जा मेरे को कैसा लगेगा। यही तो चीज है सर, दिस मोटिवेशन। ये व्यक्ति, मेरा प्रधानमंत्री, आज जामवंत है हमारे लिए। मेरा आत्मसम्मान इसने मुझे लौटाया, मेरा आत्मविश्वास मुझे लौटा दिया है, इसने मेरी आत्मनिर्भरता मुझे लौटा दी है। ये व्यक्ति है, द राइट मैन इन द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। तो जो ये कह रहे हैं, मैं इनकी बात सुनता हूं, क्योंकि ये मजाक में कुछ नहीं कहते, सोच समझ के कहते हैं। हाँ, स्थिति खराब हो सकती है, सरकार अकेले क्या क्या करेगी? आप लोग जुड़िए, सरकार को चुना आपने,
अब पॉलिटिशियंस का काम होता है गाली गलौज करना। आप तो जब पश्चिम बंगाल में इलेक्शन हार गए तो आप कह रहे जी मैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाऊंगा। व्हाट नॉनसेंस! इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का कोई जुरिस, मैं तो काम किया सर, उसका कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है कि इलेक्शन में कमेंट करें या ये करें या वो करें। ब्लडी रबिश! पता नहीं कौन से वकील ने इनसे पैसे बटोर लिए और वो कह रहा है कि मैं वहां जाऊंगा। वो करते हैं इंटरस्टेट डिस्प्यूट। मिसाल के तौर पे रान ऑफ कच्छ में भारत और जिहादिस्तान के बीच में विवाद चल रहा है, ये तेरा ये मेरा। इंटरनेशनल कोर्ट ने बोल दिया 90% उन्होंने कहा भारत का, 10% तेरा। चलिए समझो। अब वो इंटरवीन तब करेंगे जब ये जो हार गए इलेक्शन पश्चिम बंगाल में, ये बोलेंगे जी हम तो जिहादिस्तान के एजेंट थे तो हम हार गए, ये तो फिर इंटरस्टेट डिस्प्यूट बन जाएगा। बोलो ना कि फिर आप एजेंट थे उस देश के, वो आप बोलेंगे नहीं। तो बकवास है, रबिश। अब जब आपने बंगाल वाली तार छेड़ ही दी है तो फिर ये बताइए कि आपने भड़काया मुझे। दीपक सर, बंगाल में माफ करिए, बांग्लादेश में वहां जो जमाते इस्लामी हैं, वहां के जो कट्टर मौलाना हैं, वो सीधा सीधा थ्रेट इशू कर रहे हैं भारत को, बीजेपी को एज अ पॉलिटिकल पार्टी, वेस्ट बंगाल के नए इलेक्टेड सीएम जो शुभेंदु अधिकारी हैं उनके नाम से, कि भाई अगर वेस्ट बंगाल के अंदर वहां पर किसी भी बांग्लादेशी को कोई परेशानी हुई तो फिर हम बांग्लादेश के हिंदुओं को ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये दूसरा, बीमार लोग। एक और चीज सर, कल मुनीर ने कल भाषण दिया है और उसने कहा अफगानिस्तान को कहते हुए कि भाई तुम जो इंडिया के इशारे पर कर रहे हो या इंडिया के कहने से जो कर रहे हो, और हमारे जो तमाम दुश्मन है उनको हम ऐसा माकूल जवाब देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे, वैसा कर देंगे, ये तमाम चीजें। हमारे यहाँ का चुनाव था, भारत के एक राज्य का चुनाव था, और उस राज्य के चुनाव पर ढाका से लेकर ट्रंप साहब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कह रहे हैं भाई वाह बहुत बढ़िया जीते आप। वेस्ट बंगाल से लेकर ढाका, इस्लामाबाद तक कौन सी खिचड़ी पक रही थी, क्या हो रहा था ऐसा? अब और देखिए सर, ढाका में बैठे लोग टीएमसी का सपोर्ट कर रहे हैं कि भाई बहुत गलत हुआ, बहुत बुरा हुआ, एक गलत पार्टी जीत के आ गई। अब मैं आपको बता देता हूं, अब सर इसकी मैं पुष्टि नहीं कर रहा, लेकिन मेरा जो अपना ग्रुप है। सर छोटा टोक रहा हूं, आप जब इसको कंटिन्यू करेंगे तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि पिछली बातचीत जो हम लोगों की थी वो ऑलरेडी इंटरनेट पर वायरल हो गई है, लोग इसको अपने अपने तरीके से देख रहे हैं। दर्शकों एक चीज देखना, दीपक सर ने कहीं कोई क्लेम नहीं किया है। दीपक सर ने ये कहा कि इनके कुछ दोस्त हैं जो दुनिया भर में हैं, जैसे ढाका में भी कुछ दोस्त हैं, उन दोस्तों ने इनसे कुछ कहा। वही बात दीपक सर ने हमारे उस पिछले इंटरव्यू में बताई है। और बंगाल की सरकार का पिछले कुछ समय जिस तरह का व्यवहार, आचार विचार रहा है वो संदेहास्पद है। अब ढाका में बैठ के कोई कह रहा है कि ममता बनर्जी की सरकार बहुत अच्छी थी, ये वाली सरकार खराब है, तो लोगों को क्या सोचना चाहिए? हाँ दीपक सर कंटिन्यू करिए। मैं ये कह रहा था जो मेरे पास, मैं दोबारा बता देता हूँ, मुझे कोई इसमें छुपाने की बात नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने मुझे कहा कि इसने, वो मोहम्मद यूसुफ खान नहीं होता था जो वहाँ का इंटरिम एडवाइजर था, संदेश वंदेश भेजा या कहीं बातचीत कहीं या कहीं मिले कि देखिए जोड़ देते हैं दोनों को, बांग्लादेश और बंगाल को, क्योंकि पार्टीशन हुआ था उसका। जब हमें स्वाधीनता मिली उसके दो टुकड़े एक बार जुड़ जाते हैं, तू राष्ट्रपति मैं उपराष्ट्रपति, तू सेकुलर बन गया। ये ऐसे खतरनाक दिमाग विचार थे इस औरत के, अकॉर्डिंग टू दीज पीपल, कि मैं, तू बना रहे, सब कुछ हुकूमत मैं संभालूंगी, तेरे पास तजुर्बा नहीं है, मेरे पास तजुर्बा है। ये इन लोगों का कहना। अब सही है कि नहीं, या ये भी अफसाने, लेकिन ये जो जमात वाले बकवास कर रहे हैं, क्योंकि ये अपने ही देश में अपना पावर जाते हुए देख रहे हैं। सब 60 नदियां लगभग हैं, शुरुआत भारत में होती है, बांग्लादेश जाते हैं। गंगा वाली नदी का भी आपको पता है ट्रीटी होने, अगर ये 60 नदियों का पानी हमने बंद कर दिया, चावल इनको देने बंद कर दिए, ऊर्जा इनको देने बंद कर दिए, मर जाएंगे। क्या करेंगे? हमला करेंगे भारत पे। और आपको पता है ना, ये जो 20-25 किलोमीटर जो जमीन रह गई थी जहां बॉर्डर फेंसिंग नहीं की, वो बीएसएफ को दे दी कि बना लो भाई, दे तोड़ो। दी, अगले 45 दिनों में बीएसएफ को जमीन मिल जाएगी, फेंसिंग हो जाएगी। मैं बता, दे दी का मतलब सर ऑन फाइल हम लोग करते हैं ना ऑफिशियली की ये यस करना, सर, उनको हाँ। दे दीजिए और वो फेंस बन गई, खत्म हो गई कहानी। इतने सालों से नहीं, क्यों नहीं? क्योंकि वहां फिर कैटल स्मगलिंग,
अब 10,000 की 20,000 की गाय खरीदो, वहां बेच दो, वहां पे 3 लाख की है, ये पैसा खाती थी, अकॉर्डिंग टू जो मेरे लोगों दोस्तों ने कहा। तो ये सब अब खत्म हो रहा है, इनको बहुत तकलीफ हो रही है। और क्योंकि जब आपने 15 साल के बाद, आपको एक मेरे को बड़ी अच्छी फोटो किसी ने भेजी कि 15 साल पहले इलेक्शन जीती थी तो दिखा रही थी कि उसके चेहरे पर या कुछ यहाँ पे पट्टी बांधी हुई थी, उसके बाद हाथ में अगली बार 5 साल का हाथ में पट्टी बांधी, फिर पैर में पट्टी बांधी हुई थी कि चोट लग गई, इस बार कहीं पट्टी नहीं बांधी थी, इलेक्शन आ गई वो वहां पर। और एक और किसी ने मुझे मीम भेजा, एक लड़के, इसकी ममता बनर्जी की पार्टी की वर्कर, तो उसने सर पे अपनी पट्टी बांध के और थोड़े लाल धब्बे पड़े, देखो जी बीजेपी के कार्यकर्ता ने मेरा क्या हाल किया। किसी ने खींच दिया। किसी ने खींच दिया, कुछ भी नहीं था वहां पे अंदर। पूरी क्या पार्टी वैसे ही चल रही। सो अब मैंने जो आपसे बात छेड़ी है, इनको क्यों क्यों फुदक रहे हैं? और जो ये पिंजरे वाली मुनिया है, मुन्नी बाई, अब आज सर हम बात कर रहे हैं आपके साथ 11 मई का दिन है सर। आज की सुबह जो मेरे फ्रेंड्स ने बताया, बलोच में मेरे दोस्त हैं, उन्होंने लगभग 30 पाकिस्तानियों सैनिकों को, तभी तो ये बका है, और पिछले 2-3 दिन से चल रहा है, सैनिकों को उनकी हुरों के पास भेज दिया। आजकल तो हुरों की बहुत कमी हो गई है, 72 नहीं मिलती, मेरे को 2-4 ही मिलती है। तो उन्होंने भेजा, ठोका है, इसको अब आग लगी है। ये तो घुसा हुआ था डोनाल्ड ट्रंप के साथ कि देखो जी मैंने ये करना है, वो करना है, ईरान का और आपका एटसेट्रा। और जो यहाँ ठुकरा है तो फिर उनसे जाके गुहार लगाता है डोनाल्ड ट्रंप से, जी मेरी मदद करो, ठोकराने लगा, तू कौन होता है बीच में आने वाला? उनके भी आपस में संबंध बिगड़ रहे हैं सर। सो बेसिकली ये क्या हो रहा है कि इसको अब जो मार पड़ रही है अपने ही घर में, उसकी बहुत आलोचना होती है कि तुम जाके वहां फुदकता है, अरे अपने तेरे घर में आग लगी हुई है, पहले उसको तो संभाल, वो नहीं कर पा रहा। दिस इज द रियलिटी। और ये भी चला जाएगा, इसको कोई मार देगा, कोई अज्ञात व्यक्ति इसको मार देगा, ये मेरा मानना है। तो अब जो है हम लोग देख रहे हैं कि जिहादिस्तान की स्थिरता, इंटरनल स्टेबिलिटी नहीं। देखिए हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो, ठीक है ना सर, कि पैसा बचाओ, यहाँ मत खर्च करो। ये लोग क्या कहता है ये मुन्नी, अरे इतना पैसा हमारे पास, चंद्रमा पर जाओ, गाड़ियां खरीदो, ये करो, बेवकूफ गधा कहीं का, भीख मांगता है सारी दुनिया से, अबे हम तो ये है जी, हम तो वो है जी। रियलिटी नहीं है ना सर, अफसाना है, सच्चाई से आप बहुत दूर चले जाते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जितनी आलोचना की, कम से कम ये आदमी के पैर धरती पर है, सर ऊंचा है, होना चाहिए, पैर तो इसके धरती पर है, हवा में नहीं उड़ते, हवा में बातें नहीं करते। अब सारी चीजें, इस साल भारत दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन पटरी पर आने वाली है, भारत में बनी हुई। 34 किलोमीटर हाईवे आप प्रतिदिन बनाते हैं, 100 घंटे में आप 100 किलोमीटर एक्सप्रेस वे बना, कनेक्टिविटी देखिए सर, श्रीनगर तक पहुंच गई है कि नहीं रेलवे ट्रेन आपकी? बीच में जब मैं काम करता था कुछ साल पहले पीएम साहब के एक सलाहकार के साथ, तो कहने हो ही नहीं सकता जी, ये है वो है, ये बड़ा मुश्किल है। अब तो ले जाने की बात हो रही है, कितनी दर्जन सुरंगें बनेंगी और पुल बनेंगे, वहां भी ले। सर ऐसा कुछ नहीं है जो हम नहीं कर सकते हैं, और ये सुरंगें प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाएगा, ये हमारे इंजीनियर्स बनाएंगे, बस सिर्फ हमको उनका सपोर्ट करना है। सर क्या जो वेस्ट बंगाल है, चूंकि मतलब ऑपरेशन सिंदूर जिन दर्शकों को याद होगा, ऑब्वियसली याद ही है, हमारे गौरव की बात है वो, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर आपको याद है तो आपको ये भी याद होगा कि पाकिस्तान की तरफ से ये कहा गया कि अब हम ईस्ट की तरफ से मारेंगे और डीपर मारेंगे। और जो वेस्ट बंगाल का सिनारियो है, खासकर जो बॉर्डर के इलाके हैं, वहां जो तौर तरीका है, अभी हाल फिलहाल एसआईआर के मुद्दे पर वहां जजों को बंदी बना लिया, उसमें 3 महिला जजेस भी शामिल हैं। ये जो तरीका है ये कट्टर इस्लामिक है, ये आप कहाँ तरीका की बात, वेस्ट बंगाल आप की बात कर राजनीति रहे का हैं? हिस्सा नहीं है। नहीं, आप कहाँ की बात कर रहे हैं? वेस्ट बंगाल हाँ, तो ये हमारा मालदा सिस्टम में, नहीं है। हाँ वही मैं कह रहा हूं। तो क्या दीपक सर, वहां जो कट्टर इस्लामिक ताकतें थी, जमाती ताकतें थी, या उनके आईएसआई का पैर काट दिए, नेटवर्क होगा उस पूरे उनके इलाके पैर में, काट दिए। इस इलेक्शन के बाद वो खत्म हो गया और उनको धक्का लगा और वो बहुत परेशान है। धक्का, बहुत परेशान, नेचुरली सर, जमीन खिंच गई है उनके पैरों तले, सवाल ही पैदा होता। और ये जो नया सीएम आया है, मैं तो इसको दूसरा योगी आदित्यनाथ मानता हूँ, ये साफ करेगा सर, करना है। और लोग इसके साथ हैं, वोटिंग तो पैटर्न तो देखिए, कितने प्रतिशत वोट पड़े, कितनी सीटें मिली हैं। मेरे वेस्ट बंगाल के फ्रेंड्स मुबारक देते रहे, आई मस्ट हैव गॉट ओवर 200 मैसेजेस
माय बंगाली फ्रेंड्स कि एम्बेसडर साहब, नरेंद्र मोदी ने हमारा भविष्य हमें लौटा दिया। थैंक यू। मैंने कहा मुझे क्या धन्यवाद कर रहे हो, पीएम साहब को लिखो कि भाई थैंक यू थैंक यू थैंक यू, लौटा दिया भविष्य सर। इसको क्या कहते थे, सोने की चिड़िया, ये जो बतख सोने के अंडे देती है और उसी बतख को मारने की कोशिश की गई। नो 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 नो, अब वो वापस आ रहा है सर। कश्मीर को हम वापस लाए थे और अब बंगाल को भी वापस लाए हैं। आपने देखा, और इस बार मुझे इतनी खुशी हुई कि भारत के जो वोटर्स हैं, जो भी पार्टी हो, जो एंटी इंडियन थे, एंटी नेशनल थे, सबको इतिहास के कूड़ेदान में फेंक दिया। एज एन इंडियन, हाँ हाँ 75 साल के भारतीय नागरिक होने के नाते आज मेरा 6 फुट 2 इंच का कद है, आज 6 फुट 8 इंच का हो गया। फिर दिखा देंगे तेरे को। दिस इज एन एक्ट ऑफ डिफायंस। बताएंगे हम नपुंसक नहीं है, बहुत ताकत है। सो पीएम साहब ने जो कहा है, आप सबसे मेरा अनुरोध है। आज मैं एयरपोर्ट से आ रहा था, कैसे आया, कार नहीं मंगवाया सर, मेट्रो में आया, और जहां मैं उतरा हूं ज्यादा दूर नहीं है मेरे रेजिडेंस से, 1.5-2 किलोमीटर, वहां तक से मैंने ऑटो लिया और पहुंच गया। सो होल थिंग इज, अगर हम लोग एक अपना सब कंट्रीब्यूशन कर लें और फिर बूंद बूंद करके तो सागर बनता है सर, अगर ये हम कर लें फिर हमारे सामने कोई नहीं टिकेगा। ये ताकत है हमारी, इसको याद रखिए सर। सो ललित सर, बहुत आपके बहुत चैनल के जरिए मैं ये सर। मैसेज देना चाहता था। पीएम साहब ने कह दिया मैं कौन होता हूँ उस पर टिप्पणी करने वाला, सिर्फ इतना ही कहूंगा कि ये लोग जो ट्वीट करते हैं, ये इनका भेजा फ्राई हो गया है। सत्ता इतने सालों से इनसे चली गई और अब तो और सालों तक चलेगी, ये बाहर नहीं। जब आपका पावर छिन जाता है ना सर, ये फिर से चाणक्य ने कहा था, बाय द वे पढ़िए, कि जो हारा हुआ इंसान है उसका भेजा फ्राई हो जाता है, उस पर आप भरोसा नहीं कर सकते, कभी इनका भेजा फ्राई हो गया। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बट आज मुझे इतनी खुशी है, जो आजकल मैं तो रोज टीवी देखता हूँ, सुनता हूँ, पढ़ता हूँ, कि ये जो नई पॉलिसीज आ रही हैं ये बेमिसाल है सर, धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़। और अगर ये राष्ट्रीय एकता की भावना हमारे पास एक बार फिर से आ जाए, ये तोड़ने की कोशिश करें, भारत जोड़ो, भाई भारत जोड़ो बोड़ो कुछ नहीं है, बकवास है, कोई जोड़ने की जरूरत नहीं। आपका इंतजार नहीं कर रहे थे कि भारत आके आप जोड़ेंगे, भारत जुड़ा हुआ है और भारत को कोई तोड़ नहीं सकता, ये भारत है, ये याद रखिए। ये वो यूरोप का इटली पिटली नहीं है, ये भारत है। और अभी तो पीएम साहब कितने देशों में जा रहे हैं यूरोप में, 4 देशों में, और वो देश हैं जिनका कोई कॉलोनियल लेगेसी नहीं है। वो फ्रांस में नहीं जा रहे जो अपने आप को मैं अभी बड़ा चौधरी हूँ, या ब्रिटेन में या जर्मनी में, ये छोटे मोटे देश हैं जो भारत को की इज्जत करते हैं, वहां जा रहे हैं। सो आप देखते जाइए सर, ये तो अभी क्या कहते हैं, डरने की क्या बात है, ये तो बस शुरुआत है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी देखिए क्या क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक सर हमारे आपका साथ जुड़ने शुक्रिया। के लिए। और आपका मैसेज बड़ा जरूरी रहता है कि मतलब एक तो थॉट प्रोसेस आदमी का क्लियर होता है, दूसरा ये कि जब आपके स्तर का व्यक्ति कुछ कहता है तो उस बात का लोगों पर प्रभाव भी बहुत पड़ता है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, धन्यवाद। आपका शुक्रिया, धन्यवाद आपका सर, थैंक यू। थैंक यू।